हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर उत्तराखंड का सहायक लेखाकार का। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इसका एग्ज़ाम 19/5/2019 को हुआ था। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप जीआईसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड का असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम जो अब होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और क्वेश्चंस का लेवल तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने चैनल पढ़ाई मिनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंसेस दिए हैं 5000। तो शुद्ध लाभ अगर आपको 40,000 दिया है और गैर नकदी व्यय जो दिया है वो 5,000 दिया है, तो आपको क्या निकालना है? आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, आपको संचालन से कोष निकालना है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन और पीएल में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करके क्या प्रॉफिट कमाया है, और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इसमें आपके दोनों वाले शामिल होंगे। आपने चाहे वो ऑपरेटिंग से अर्न किया हो या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न किया हो। तो इस वजह से नेट प्रॉफिट में आपका ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही शामिल होता है। अगर आपको फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन पता लगाना है तो आपको इस नेट प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। तो जब आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिया है, शुद्ध लाभ आपको दिया है 40,000 रुपये और नॉन कैश आइटम कितना दिया है? नॉन कैश खर्चा दिया है 5,000 रुपये। इस नॉन कैश एक्सपेंस को आपने पीएल में दिखाया होगा। तो मान लीजिए आपने इसे कहाँ पर दिखाया होगा? इसे पीएल के डेबिट साइड में दिखाया होगा, जिसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट हो गया होगा वो कम हो गया होगा। अब आप इसे क्या करोगे? जब आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालोगे आप इसे जोड़ दोगे। तो नॉन कैश आइटम को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो आपका जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 45,000। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 45,000। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई नॉन कैश इनकम दे दी जाए, यहाँ पर तो आपको खर्चा दिया है। मान लो कल क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि आपके पास कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या कहता है कि हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को शामिल नहीं करना है, जबकि आपके नेट प्रॉफिट में वो ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी? शामिल होगी। तो इस वजह से जब आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है तो नेट प्रॉफिट में आप क्या करोगे? आप माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे और नॉन कैश एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, तो हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां क्या हैं? तो वैल्यूएशन करने का जो मेथड है गुडविल का, वो कौन कौन सा होता है? पहला आपको दिया है एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सी दिया है कैपिटलाइजेशन मेथड या डी ऑल ऑफ द अबव। तो हिंदी में देखते हैं। पहली विधि जो बताई है वो है औसत लाभ विधि, दूसरी बताई है अधिलाभ विधि, तीसरी बताई गई है पूंजीकरण विधि और चौथी बताई गई है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि गुडविल को जो वैल्यूएशन के मेथड्स हैं वो ये तीनों ही हैं। एवरेज प्रॉफिट भी है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी है और कैपिटलाइजेशन मेथड भी है। यहाँ पर हर मेथड की चर्चा करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को आपको थोड़ा सा बता देते हैं और अगर आगे कोई क्वेश्चन बनेगा तो हम आपको उस मेथड के बारे में भी बता देंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट लेते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट में कुछ एडजस्ट करना है तो आप उसे एडजस्ट करने के बाद उसे टोटल कर लेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको 5 सालों का दिया हुआ है, तो इस 5 सालों के प्रॉफिट्स को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे और जितने नंबर्स हैं, कितने ईयर्स दिए हैं? 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। फिर अगर आपको निकालनी है गुडविल, तो गुडविल के लिए आप कैसे निकालेंगे? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
तो जो भी आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज दिया हो आप उससे एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट का जो आपको ध्यान रखना है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट जो भी दिया हो माइनस नेट नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये सभी मेथड है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर फर्म शुड पे 100% डिविडेंड। वॉल्टर के अनुसार फर्म को 100% लाभांश देना चाहिए। तो फर्म को 100% डिविडेंड कब देना चाहिए, फर्म को 100% डिविडेंड तब देना चाहिए जब उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या हो, जब उसका रेट ऑफ रिटर्न कम हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, आर इज़ लेस देन के। अगर आर ज़्यादा है के से, मान लीजिए रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यहाँ पर के ई याद रखना है। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो कंपनी कैसी होगी, जो फर्म होगी वो ग्रोथ वाली फर्म होगी और उससे अपने प्रॉफिट्स को क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ना कि डिविडेंड पे आउट करना चाहिए। और इन केस अगर फर्म का रेट ऑफ रिटर्न कम है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तब फर्म कैसी होगी, तब जो फर्म होगी वो कैसी होगी, वो डिक्लाइनिंग फर्म होगी। और इस फर्म को क्या करना चाहिए, इस फर्म को डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रखना चाहिए। तो फर्म को 100% किस सिचुएशन में देना चाहिए, फर्म को 100% देना चाहिए जब रेट ऑफ रिटर्न कम है, किसके कंपैरिजन में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपैरिजन में। तो इसका राइट ऑप्शन है सी वाला, आर इज लेस देन के। एक मिनट, बार बार बी ही लग रहा है बट इसका सी ऑप्शन होगा। मीनिंग ऑफ नेट एसेट इज, तो नेट एसेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध संपत्ति का क्या आशय है, तो शुद्ध संपत्ति का आशय है कुल संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, इसका राइट ऑप्शन है नेट एसेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। फिफ्थ क्वेश्चन है फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, तो कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है उसका क्या मतलब होगा। तो रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का क्या अर्थ होता है। तो देखिए कैश बुक बनाते हैं हम जल्दी से, पूरा फॉर्मेट तो नहीं बनेगा क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपको पूरा बताऊं, पर हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट में या डिटेल में समझते हैं। कैश बुक जब हम बनाते हैं हमें मेन चीज़ समझनी है, बाकी सब फॉर्मेट पे प्लीज़ मत जाइएगा। कैश बुक में जब आपको सेल करते हो तो आप उसे कहाँ पर दिखाते हो, टू साइड में, ठीक है। और मान लीजिए कि आपने कुछ परचेज़ किया या आपके पास से कैश जब जा रहा है तो आप क्या करते हो, बाय साइड लिखते हो, ठीक है। और मान लीजिए कि आपने कुछ ख़रीदा, जैसे कि आपने कोई एसेट्स बेची, मान लीजिए तो आपने कोई एसेट्स को बेचा तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा और एसेट जाएगी, तो टू एसेट। तो कैश बुक का मतलब क्या है कि जब आपके पास कैश आ रहा है तो आपका डेबिट बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब आप एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहे हो तो आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो फेवरेबल बैलेंस कब होगा, फेवरेबल बैलेंस मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस। तो पॉजिटिव बैलेंस तभी होगा ना जब आपके पास कैश का इनफ्लो ज़्यादा होगा, कैश आपके पास जब ज़्यादा आएगा। तो कैश ज़्यादा कब हो रहा है, जब आपका डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से फेवरेबल बैलेंस कब होगा, जब आपकी कैश बुक क्या रिप्रेजेंट करेगी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ एसेट, संपत्ति की लागत दी है 60,000 रुपये, 10 वर्ष के बाद संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य, अवशिष्ट मूल्य मतलब जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी, वो 25% रह जाएगी 10 सालों के बाद। इफ़ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ फॉलोड, यहाँ पर कौन सा मेथड बोल रहा है, डेप्रिसिएशन का सीधी रेखा पद्धति वाला तरीका अपनाया जाए तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा।
तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। एसेट की कॉस्ट कितनी दी है? 60,000 दी है। 60,000 में से हम किसे माइनस करेंगे? 60,000 में से हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है? स्क्रैप वैल्यू दी है एसेट का 25%। तो एसेट का 25% कितना हो जाएगा? एसेट का 25% हो जाएगा 15,000, क्योंकि 60,000 है, 60,000 का 25% निकाल लेंगे। फिर हम डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे एसेट की लाइफ कितनी है। एसेट की लाइफ दी गई है 10 साल, क्योंकि 10 साल बाद वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो यहाँ से हम अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। आपके डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 45,000 यहाँ पे और अपॉन में 10, तो डेप्रिसिएशन कितना आया? 4500 रुपये आया। ये क्या है? हर साल का डेप्रिसिएशन है। ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन निकला है 4500 रुपये। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको डेप्रिसिएशन का रेट बताना है, डेप्रिसिएशन की दर बतानी है। तो डेप्रिसिएशन का रेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 4500 और एसेट की वैल्यू कितनी है? 60,000। अपॉन में एसेट की वैल्यू क्यों रखें? कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? एसेट से कर रहे हैं ना। डेप्रिसिएशन का कनेक्शन किससे है? एसेट से है। इस वजह से अपॉन में हमने कैसे रखा है? एसेट को रखा है इनटू 100। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 7.5%। ए ऑप्शन इज राइट। तो संपत्ति की लागत 60,000 रुपये दी है। 10 वर्ष के बाद संपत्ति अवशिष्ट मूल्य दिया है 25%। तो 60,000 का 25% कितना हो जाएगा? 60,000 का 25% हो जाएगा 15,000। 15,000 रुपये आएगा। तो 60,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 45,000। 45,000 डिवाइड बाय 10, क्योंकि लाइफ ऑफ एसेट दी हुई है 10 साल। तो 4500 आपका साल का डेप्रिसिएशन आया। 4500 बटे 60,000 इंटू 100 आ जाएगा आंसर आपका 7.5%। बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड से जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है। आपको अगर कोई पता हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड को हम इस नाम से भी बुलाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं। चलिए मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ जिससे आपका डाउट ना रहे कोई भी पेपर के टाइम। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर आप बोल सकते हैं जितनी भी एसेट की लाइफ हो और लाइफ ऑफ द एसेट। अब इससे आपने निकाला डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूले की मदद से। अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा जाएगा तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ डेप अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। इसके थ्रू आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट इन द। समापन के व्ययों को वसूली खाते में लिखा जाता है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, बेसिकली पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। चलिए एक क्विक हम लोग देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट।
तो जल्दी से देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आप भी मेरे साथ नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी पे। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम सब एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं जो भी हमें बैलेंस शीट में दी जाती हैं, लेकिन कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के। तो सारी एसेट्स को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं टू साइड, और बाई साइड जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं उसे ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स लोन वगैरह को छोड़कर। फिर इसके बाद अगर आपने रियलाइजेशन, मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया किसी लाइबिलिटी की, तो इट मीन्स कि आपने क्या किया है, तो आपके पास से कैश जा रहा है, आपने लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी है, तो वो कहाँ पर आएगा, टू कैश में। अगर आपने कोई एसेट को बेचा है तो ये एक तरीके का क्या है, गेन है आपके लिए, तो ये कहाँ पर आएगा, बाय साइड कैश में। तो अगर आप कोई एक्सपेंस पे कर रहे हो तो वो क्या होगा, रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और कैश आपके पास से जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर टू साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंस दिखाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, डेबिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात होता है। तो अंशों का आंतरिक मूल्य कैसे ज्ञात होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स के आधार पर। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला। व्हेन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल चेंज करंट रेशियो, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन की वजह से करंट रेशियो में परिवर्तन आ सकता है, कौन सा लेन देन चालू अनुपात में क्या ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। तो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है माल की नकद खरीद पर। अगर आप गुड्स को कैश खरीद रहे हो तो इससे आपके करंट एसेट्स के दो आइटम्स अफेक्ट होंगे, ना कि करंट रेशियो इफेक्ट होगा। तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश से आपका करंट रेशियो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स। चलिए हम इसे देखते हैं, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स। मान लीजिए कि आपकी करंट एसेट्स है 2 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ है 1 लाख। अब आपने क्या किया, ट्रेड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। ट्रेड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का मतलब है, मान लीजिए कि ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हैं 50,000, 50,000 की पेमेंट आपने अपने क्रेडिटर्स को कर दी है। आपका करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा क्योंकि कैश कम हो गया है। तो आपकी करंट एसेट्स अब कितनी बची, 1,50,000। और लाइबिलिटीज़ भी आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी भी आपकी कम हो गई क्योंकि आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है। तो क्रेडिटर्स आपके कम हो गए हैं और उधर कैश भी कम हो गया है। तो यहाँ पर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ कितनी रह जाएंगी, 50,000 रह जाएंगी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 3/1 आएगा। और यहाँ पर कितना है, 2:1, यहाँ पर हो गया 3:1। तो आपने देखा कि करंट रेशियो में चेंज आया है, तो किसकी वजह से आया है, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स की वजह से। तो व्यापारिक लेन देन को भुगतान करने पर आपका करंट रेशियो में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो बिल ड्रॉन बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, तो इसका मतलब आपकी करंट लाइबिलिटीज़ के 2 आइटम्स अफेक्ट होंगे। डिसऑनरिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल का डिसऑनर हो जाने पर आपका क्या होगा, एक तो BR पे अफेक्ट आएगा और एक आपके डेटर्स पे अफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, सिर्फ करंट एसेट्स पे ही अफेक्ट पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्विक एसेट। तो इनमें से कौन सा क्विक एसेट नहीं है। तो क्विक एसेट क्या होती है, क्विक एसेट का यूज़ हम क्विक रेशियो के लिए करते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। एक होता है करंट रेशियो, एक होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को एसेट टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, इससे तरल संपत्ति नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, स्टॉक। तो स्टॉक आपका
लिक्विड एसेट्स में नहीं आता है या फिर क्विक एसेट्स में नहीं आता है। और कौन सी नहीं आता है, तो और आपका प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं आता है। बाकी ये सब आपकी क्विक एसेट हैं। आइडियल क्विक रेशियो पूछा जाए तो आइडियल क्विक रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। नेक्स्ट है डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजैक्शन। डेबिट नोट किस ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है, तो डेबिट नोट जो है वो आपके परचेज रिटर्न के लिए बनाया जाता है। तो डेबिट नोट कौन बनाता है, डेबिट नोट जो है वो बायर बनाता है, ठीक है। तो डेबिट नोट बायर बनाता है, जब वो परचेज में कुछ कमी हो तो वो उसे रिटर्न करना चाहता है तो वो डेबिट नोट बनाता है। और जब उसे गुड्स रिसीव्ड हो जाते हैं सेलर को, तो वो क्या बनाता है, वो क्रेडिट नोट बनाता है। इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अब 13 क्वेश्चन पे। अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अनुसार ऑडिट जो है वो कंपलसरी है। तो ऑडिट करना कंपलसरी है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। बाकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप के लिए वॉलेंट्री है। अगर पार्टनरशिप चाहे तो वो अपना ऑडिट करवा सकता है और नहीं भी करवा सकता है। कोई लीगली कंपल्शन नहीं है पार्टनरशिप फर्म और सोल ट्रेडर्स पर या सोल प्रोप्राइटर्स पर। 2 बेसिक मेजर्स कौन से हैं लिक्विडिटी के, तो 2 बेसिक मेजर्स जो हैं लिक्विडिटी के वो है करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। एक बार हम दोनों को यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन current liabilities. Which of the following is an application of funds? इनमें से कौन सा फंड्स का एप्लीकेशन है। तो फंड्स का एप्लीकेशन क्या होता है, सबसे पहले तो फंड्स को पता होना चाहिए कि फंड्स क्या होता है। फ़ंड्स की अगर हम बात करें तो फ़ंड कैश जैसा नहीं होता है, कैश से बहुत ही अलग होता है। फ़ंड क्या शो करता है, फ़ंड शो करता है कि आपके वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आ रहा है। इसे हम नेट वर्किंग कैपिटल के चेंज को शो करने का काम कौन करता है, फ़ंड करता है। तो फ़ंड के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फ़ंड इज़ द फंड क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस को कहीं ना कहीं शो करता है। इसे तो हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो फंड जो शो करता है वो शो करता है डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन और सोर्स क्या है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा सोर्स एप्लीकेशन ऑफ फंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, कौन सा कोशों का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो देखिए 2 तरीके की स्टेटमेंट होती है। जैसे आपने स्टेटमेंट बनाई तो इस स्टेटमेंट में आपका क्या होता है, एक होता है सोर्स ऑफ फंड और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पहले बात करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपको ये शो करती है कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट होता है सोर्स, कि फंड कहाँ से आएगा, इनफ्लो। आप इसे कैसे समझ सकते हैं कि कहाँ से फंड का इनफ्लो होगा। और एप्लीकेशन ऑफ फंड भी इसका दूसरा पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब है कि कहाँ फंड का यूटिलाइजेशन होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या आएगा और एप्लीकेशन ऑफ फंड में, पहले हम ऑप्शन देखते हैं, पेमेंट ऑफ सैलरीज, राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो जब आप फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है, फंड का क्या होगा, मतलब फंड क्या, नॉर्मली आप सोचो तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पर आपके पास कैश या जो भी है वो आएगा ही आएगा। तो ये कहीं पर भी आप यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, आप वैसा कहीं यूज़ नहीं कर रहे हो। राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना तो एक नॉन कैश आइटम है, तो फंड से इसका कोई भी लेना देना बिल्कुल ही नहीं है। फिर है पेमेंट ऑफ डिविडेंड बचा और पेमेंट ऑफ सैलरीज बचा। तो सैलरीज़ की पेमेंट हो गया और डिविडेंड की पेमेंट हो गया। इनमें से जो फंड का एप्लीकेशन है वो कहाँ पे होगा, वो होगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए ये क्या है, आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड है। अगर हम बात करते हैं
कि फ़ंड फ्लो कब होगा। फ़ंड फ्लो तब होगा जब या तो आपका करंट एसेट पे अफेक्ट पड़े, या तो फिक्स्ड एसेट पे, या तो करंट लाइबिलिटी पे एसेट अफेक्ट पड़े, या तो आपके फिक्स्ड एसेट पे अफेक्ट पड़े। तो खैर काफ़ी ज़्यादा डीप चला जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, लाभांश का भुगतान। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड है। मैं यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ एप्लीकेशन और सोर्स ऑफ फंड। तो फंड्स की एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसे आप नोट कर लीजिए, आपके आगे काम आ जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब आप फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो इसका पता ही चल गया होगा आपको। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस। नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस की आप पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ सैलरीज़ क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ऑपरेटिंग से ही है, तो इस वजह से यहाँ पर पेमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस क्या होता है, फंड्स फ्रॉम फंड्स का एप्लीकेशन है। तो ये आप दो फिलहाल और एक्स्ट्रा याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो इज़। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो को हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को आप परसेंटेजेस में शो करते हो। और एक्टिविटी रेशियो कौन से होते हैं, जैसे एक्टिविटी रेशियो की अगर हम बात करें, एक्टिविटी रेशियोज़ को हम टर्नओवर रेशियोज़ भी कहते हैं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एक्टिविटी रेशियो या क्रियाशीलता अनुपात के उदाहरण हैं। इफ़ सेल्स आर ₹3 लाख, सेल्स आपको दी है 3 लाख रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, लागत पर सकल लाभ दिया है 1/3, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 है कॉस्ट का, परचेज दिया है 2.5 लाख रुपये, क्रय दिया है 2.5 लाख रुपये, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50,000, अंतिम रहतिया दिया है 50,000। तो आपको क्या निकालना है, ओपनिंग स्टॉक निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए पहले हम देखते हैं, पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, सेल्स दिया है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है 1/3 ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल्स आपको दी है 3 लाख, कॉस्ट आपको नहीं पता, कॉस्ट मान लीजिए x, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। अब आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, तो x + x/3 इज इक्वल्स टू 3 लाख। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसे हम थोड़ा सा x + x/3 इक्वल्स टू 3 लाख, ये हो जाएगा आपका 4x/3। तो x इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 9 लाख अपॉन में 4। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,25,000। ठीक है, तो आपका 2,25,000 क्या आया, 2,25,000 रुपये आपका x आया है। x आपने क्या माना था, x आपने माना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ठीक है, या फिर कॉस्ट बोल लो या फिर COGS बोल लो। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए से थोड़ा सा हम COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ COGS आपने कितना निकाला पीछे, 2,25,000। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक आपको नहीं दिया है। परचेज कितना दिया है, परचेज 2.5 लाख दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50,000। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
परचेज़ है 2.5 लाख, 2.5 लाख में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 लाख। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ओपनिंग स्टॉक प्लस 2 लाख बराबर में 2,25,000। तो अब आपका ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 2,25,000 माइनस 2 लाख, तो 25,000 आपका आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 फॉर्मूला का यूज़ हुआ है यहाँ पर। सबसे पहला फॉर्मूला जो लगा था वो लगा था ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ COGS बोल लीजिए। सेकेंड फॉर्मूला जो लगा यहाँ पर यूटिलाइज़ किया वो था COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है 1/3 ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट का 1/3 कॉस्ट मान लिया था x। तो इसे सॉल्व करके आपका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, 25,000, ऑप्शन ए 25,000। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का अंकेक्षण क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, इच्छा के अनुसार होता है, ऐच्छिक है। विच वन एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ऑफ एमलगमेशन, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा एमलगमेशन से रिलेटेड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एमलगमेशन से रिलेटेड है वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ठीक है, और भी लिखवा देती हूँ मैं जो आप याद रखिएगा थोड़ा। AS1 डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, इसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से। फिर बात करते हैं AS2 की, तो AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से। 2-3 बार आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएगा। AS3 डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और आपको जो ध्यान रखना है, AS6 जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अभी लिखवा रही हूँ क्योंकि सारे तो पॉसिबल नहीं है, बट जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, AS6 डेप्रिसिएशन। चलिए और ऑप्शंस में देखते हैं, AS6 हो गया डेप्रिसिएशन, AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AS10 हो गया फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, AS14 अमलगमेशन से रिलेटेड। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका AS14 डील करता है अमलगमेशन से। चलिए आज हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बाकी आपके साथ कल फिर से लेके आएंगे सेकंड पार्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।